अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारा फॉर ज्वाइनिंग। सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सारा का मेरा ख्याल है तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सेशन किया था हमारे साथ टेक्सटाइल का। तो अभी मैं कुछ उसकी देख रहा था ट्विटर टाइमलाइन पे कि 3200 तक उसके लिसनिंग हो चुकी थी। और ये उसके अलावा है जो सरमाया वाले दोस्त हैं वो इसको यूट्यूब पे भी कर देते हैं अपलोड ऑडियो को। उसके बाद एप्पल और गूगल की पॉडकास्ट पे भी इन सेशंस को रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पे सरमाया टीम का। Just as a formalities, Sara Rahman senior research analyst हैं with अल्फला सिक्योरिटीज। तो सारा शुरू करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप हमें ये इंट्रोड्यूस करवा दें केमिकल सेक्टर, इसके टॉप प्लेयर वगैरह कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या हैं, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए जो एक लेमैन के लैंग्वेज में। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली जो केमिकल सेक्टर है, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एनालाइज करें और अगर हम मटेरियल सेक्टर देखें, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, तो उसमें केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्टिलाइजर और सीमेंट देखते हैं तो हर कंपनी सेम चीज़ बना रही होती है और सेम प्रोडक्ट होते हैं हर कंपनी के। अगर हम केमिकल्स देखें तो उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। तो अगर मैं लिस्टेड स्पेस में जाऊं पहले, तो उसमें तकरीबन जो है वो 20 कंपनीज हैं केमिकल सेक्टर में, जो कि क्लासिफाई होती हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि वेल कवर्ड बाय एंडस भी होती हैं और वैसे रेवेन्यू टर्म्स में और बड़ी भी हैं, उसमें आपका एंग्रो पॉलीमर, लॉटे केमिकल, आईसीआई, जो कि अब लकी कोर इंडस्ट्रीज उसका नाम हो गया है। और इसके अलावा जो है वो काफी सारी कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिसमें डॉल, जो आजकल काफी इन्वेस्टर्स की क्वेरीज आती हैं, इसमें डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड, और गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, इतिहाद केमिकल्स, सितारा केमिकल्स, एक्सेट्रा। तो सब अच्छा, जो बेसिकली ये है कि केमिकल्स, जो केमिकल कंपनीज हैं वो केमिकल बनाती हैं और जो एंड प्रोडक्ट होता है उनके लिए सप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो कि कंपनी मैं कवर करती हूँ, चले मैं उसी से शुरू कर लेती हूँ, जैसे कि एंग्रो पॉलीमर है, तो पीवीसी रेजिन्स बनाती है वो। तो बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट है वो पाइप में यूज होता है ज्यादातर, और इसके अलावा भी इसके यूजेस हैं, बट मेजोरिटी जो 60-70% जो है वो पाइप्स में यूज होता है। सो पीवीसी रेजिन जो है वो एक केमिकल है जो कि ये बना के देती है आगे पाइप मैन्युफैक्चरर्स को। इसी तरह अगर आप लॉटे केमिकल देखें, तो लॉटे केमिकल का जो मेन प्रोडक्ट है वो है पीटीए, प्योर टेरेपिथेलिक एसिड। तो वो जो है वो टेक्सटाइल से वो एक ऐसा केमिकल है जो टेक्सटाइल्स में यूज होता है। तो वो टेक्सटाइल्स को वो बना के देती है। इसके अलावा आईसीआई की अगर हम बात करें, तो ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक पॉलिएस्टर फाइबर हो गया मेन सेगमेंट, सेकंड बड़ा सेगमेंट जो इसका है वो सोडा ऐश है, और उसके बाद जो है देयर आर वेरियस स्मॉलर सेगमेंट्स जो कि फार्मास्यूटिकल्स हो गए और केमिकल्स हो गए, एग्री बिजनेस हो गया। सिमिलरली अगर हम इतिहाद केमिकल और सितारा केमिकल देखें, तो वो कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, जो कि फर्दर फिर आगे जो है वो टेक्सटाइल्स में यूज होता है और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बनाता है डॉल, और सितारा पेरोक्साइड, तो ये दो कंपनीज उसकी मैन्युफैक्चरर्स हैं। एंड देयर आर वेरियस अदर स्मॉलर कंपनीज जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि केमिकल्स में क्लासिफाई होते हैं। एक मैं मेंशन करना भूल गई, आर्क्रोमा पाकिस्तान, ये भी एक बड़ी कंपनी है केमिकल्स में। और इसके भी जो केमिकल्स होते हैं वो बनते हैं फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, और मेनली जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं वो आर्क्रोमा से केमिकल लेते हैं। तो अमेजिंग दिस इज अमेजिंग, इतनी डाइवर्सिफिकेशन ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इनकी प्रोडक्ट लाइन में। नॉर्मली मैं तो
समझता था कि टेक्सटाइल ही इनके जो आगे क्लाइंट्स हैं। दूसरे क्लाइंट्स किस सेक्टर में आएँगे? प्लास्टिक के पाइप्स हैं, आप जो पीवीसी वगैरह का मेंशन कर रही हैं? जी, बेसिकली वो पीवीसी के पाइप्स होते हैं, जो पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं ना, वो जी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। और जो आजकल जो पहले जमाने में यूज होते थे, वो होते थे आपके जो स्टील वाले, जो मेटल वाला जो मटेरियल होता है, वो हुँ, वाले हुँ। पाइप्स होते थे, तो उसमें जंग आसानी से लग जाते हैं। जो पीवीसी के पाइप्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि उसमें जंग भी आसानी से नहीं लगता और बहुत लंबे भी चलते हैं। तो आजकल जो है वो और ज्यादातर कस्टमर पीवीसी के कौन पाइप्स यूज होते हैं, जी, और इनके ड्यूरेबल भी इनके होते हैं वो। क्लाइंट्स कौन से हैं? क्लाइंट्स कौन से हैं इस पीवीसी के लिए इनके पाकिस्तान में? या ये एक्सपोर्ट भी करते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान को ही डील करते हैं? अच्छा, जो पीवीसी है ना, वो ज्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह जो है वो इनसे लेती है ना, क्योंकि वो पाइप्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पाइप्स के लिए यूज होता है, तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन में वो यूज करते हैं। और दूसरी चीज एक्सपोर्ट्स की, जहां तक आपने बात की, तो ईपीसीएल थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है, बट एक्सपोर्ट वो तभी करता है जब लोकल मार्केट में जगह नहीं होती, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में जनरली मार्जिन कम होते हैं। तो यही होता है कि जब यहाँ पे बिक नहीं रही होता, तो जिस प्राइस में भी एक्सपोर्ट हो रहा होता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी तक अगर मैं बताऊं, सही, तो ईपीसीएल ने पिछले साल जो है तकरीबन अपने टोटल वॉल्यूम्स का 10% जो है वो एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि मार्केट वीक थी। और इस साल जो है, क्योंकि अभी जो दूसरे इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो उस वजह से मे भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स ना आ रहे हो, क्योंकि लोकल मार्केट तो मुझे वीक लगती है। तो अगर एक्सपोर्ट भी करना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई एक्सपोर्ट हो पाएगा। बट इट्स अ वेरी स्मॉल चंक एट द मोमेंट, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे जब जगह नहीं होती, तो अभी कोई इतनी डेवलप्ड मार्केट नहीं है, तो ईपीसीएल में तो एक्सपोर्ट्स अभी थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है। सही। तो एज़ अ लेमैन मैं ये समझा हूँ कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो ऑफ़ कोर्स केमिकल सेक्टर भी पॉज़िटिव ही होगा, राइट? आपके जी जी ख़्याल में बिल्कुल। इसकी कोरिलेशन है विद अदर सेक्टर्स? इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में तो स्टील आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, तो इसका जी मतलब है इसकी कोरिलेशन होगी विद सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, जी जी राइट? बिल्कुल। इन जनरल सही। अगर आप देखें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये इकोनॉमी कैसी है। अब आजकल जो है ना, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है, तो वो जितना भी एलोकेटेड है, उसका 20% अभी हार्डली खर्च हुआ है। और इस साल जो हालात हैं, उसमें भी यही लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं, तो जो कि वीक लग रही है। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है, सीमेंट, स्टील एंड दिस दिस केमिकल सेक्टर। अगर मैं स्पेसिफिकली ईपीसीएल का पीवीसी देखूं, तो वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लिंक्ड है। तो सीमेंट, जाहिर बात है, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं बिक रहा होगा, तो पीवीसी भी उस हिसाब से उसकी डिमांड भी गिरेगी। सही, सही। अच्छा, इकोनॉमी पे आने से पहले वो मेरा बाद वाला क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं समझना चाहता हूँ कि ये मार्जिन्स क्या चीज़ हैं? हम अक्सर देखते हम्म। हैं जो ब्रोकर की ईमेल आती है उसमें भी मार्जिन्स लिखा होता है कि वो सम जी टाइम पॉज़िटिव, नेगेटिव होते हैं केमिकल सेक्टर के लिए। तो थोड़ा-सा ये मार्जिन्स को अगर समझा दें कि आई मैंने सुना था शायद ये डॉलर्स में होते हैं या डॉलर्स बेस्ड हैं, तो जी थोड़ा-सा हमें ये मार्जिन्स की जो है ना एक स्टोरी ये समझा दें। जी, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ, जैसे मैं समझ गई कि आप एक लेमैन टर्म्स में समझना चाह रहे हैं कि मार्जिन्स क्या होते हैं। जी, जी। अच्छा अच्छा, बेसिकली देखें, मार्जिन ये होते हैं, ये समझें कि कंपनी कितना कमा रही है जो बेच रही है उस पे। ठीक है। अब वो डॉलर टर्म्स में क्यों कोट होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, दुनिया में जितनी भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में ट्रेड होती हैं इन डॉलर टर्म्स। क्योंकि अगर आप देखें, तो दुनिया की जो है वो 30% 40% इकोनॉमी है, दैट जो जीडीपी है वो यूएस की है। तो वो सारा जो जितने भी आपके कमोडिटीज हैं, दोज आर डॉलर बेस्ड। तो हर चीज शुड बी इन डॉलर्स, राइट। तो अब पाकिस्तान का अगर मैं सिर्फ ईपीसीएल ले लूं और पीवीसी ले लूं, तो हम दुनिया के कितना परसेंट होंगे? हम दुनिया का 1% भी नहीं होंगे। तो जो मेजोरिटी जहां पे बनता है और जहां पे ट्रेड होता है और दुनिया में जहां काम होता है, तो वही वाली करेंसी यूज होती है। तो जो भी कमोडिटी होगी वो डॉलर बेस्ड होगी। अब हम जैसे पीवीसी ही ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, पीवीसी और उसका इनपुट जो रॉ मटेरियल है वो इथाइलिन। इथाइलिन भी हम बाहर से मंगवाते हैं,
तो वो डॉलर में तो कोट होती है, और पीवीसी जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन वो डॉलर में कोट इसलिए होती है कि वो इम्पोर्ट भी हो रही होती है। तो जाहिर बात है, अगर हम ये देखेंगे कि अगर एक चीज इम्पोर्ट हो रही है, तो मैं उस जो मेरी प्राइस कंपेरेबल होगी वो मैं डॉलर में ही कंपेयर करूंगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई $100 में इम्पोर्ट कर रहा है, तो पीवीसी बनाने वाला यानी ईपीसीएल वो $100 या उससे ऊपर में बेचेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर कोई बाहर से इम्पोर्ट करेगा तो वो कम से कम $100 में तो करेगा, और उसके ऊपर अपना कुछ मार्जिन रख के बेचेगा। तो ये लोग भी अपना डॉलर में प्राइस रखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा एक अलग से, मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रही हूँ कि कॉस्टिक सोडा ऐसी चीज है जो कि इंपोर्ट नहीं होती, तकरीबन पाकिस्तान में ही बनती है। तो उसकी प्राइस हमेशा पीकेआर में कोट होगी, लेकिन जो चीज इंपोर्ट हो रही होगी उसकी चीज हमेशा डॉलर में कोट होगी। सही, सही। अच्छा, यही मैं समझना चाहता था कि देखें, ये जो आपने समझाया, इट्स लाइक इनपुट, और जो उसकी आउटपुट होगी उसका डिफरेंस जी जो होगा वो उनका मार्जिन होगा। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। समटाइम सोचता था कि बाकी सेक्टर्स का हम क्यों नहीं इस तरह बात करते, क्योंकि जब मार्जिन्स की बात करते हैं जी या मार्जिन्स की बात हम रिफाइनरीज में करते हैं कि मार्जिन जी अच्छे हो रहे हैं, नहीं अच्छे हो रहे, या जी केमिकल जी में जी करते हैं, बाकी बिल्कुल में नहीं ऐसे। करते। बाकी में सम टाइम हम फर्टिलाइज़र में कहेंगे कि गैस की फर्टिलाइजर। प्राइसेज़ ऊपर जा रही। जी, तो जी जी इसलिए मैं जी समझना चाह रहा था और चाहता था कि जो सुनने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले ज़्यादा जो हैं वो मेरे तरह हैं, लेमैन जी रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मैं चाहता था ये थोड़ा-सा फ़र्क क्लियर हो जाए कि मार्जिन्स की बात करते हैं एंड व्हाट इज़ जी। दैट ऑल अबाउट। अच्छा, एक अच्छा, एक चीज इसके और, जी, मैं आपको कट कर रही हूँ। एफएफबीएल जो है ना, जैसे फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है ना, वो जी। भी डैप हुँ, बेचता है, वो यहाँ पे डैप बनाता है। डैप एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है। एक तो यूरिया है, जी। जो कि मेरे ख्याल में हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको यूरिया का तो आइडिया होगा, कि सोना बि यूरिया, ये जो हमेशा टीवी पे भी आ जी, रहा होता जी। है, ये एक फर्टिलाइजर। तो डैप भी एक स्पेशलिटी फर्टिलाइजर होता है। तो वो जो है ना, इम्पोर्ट भी होता है पाकिस्तान में। ठीक है, ये मैं आपको सही, एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। इसीलिए डैब के भी आप अगर आप हमेशा देखेंगे ना, तो डैब के भी मार्जिन कोट होंगे कि इतने मार्जिन जो है वो डैब के चल रहे हैं डॉलर टर्म्स में, क्योंकि डैब इंपोर्ट हो रहा होता है पाकिस्तान में। क्योंकि सही, समझे, सही। अगर 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है वो एफएफबीएल बना रहा है, तो बाकी 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, जो जैसे हम मार्जिन कह रहे थे, तो जो डिफरेंस होता है ना, वो तो मार्जिन होता है, लेकिन वो कैलकुलेट एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि $100 का पीवीसी है, ठीक है, और इथाइलीन समझे वो भी $100 का है। ठीक है, आसानी के लिए मैंने दोनों को $100 का कर दिया। अब कैसे कैलकुलेट होगा? पीवीसी में से हम माइनस करेंगे, यानी $100 पी का पीवीसी है, तो $100 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय $100, यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय $100 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 100 माइनस 50 इज $50। तो इसका ये मतलब है, 0.5 का ये मतलब है कि 0.5 टन of ethylene is used to manufacture 1 ton of PVC। यानी मैं 1:1 रेशो में नहीं होता कोई, मतलब अगर इथाइलिन का मतलब अगर मैं 1 यूनिट ऑफ इथाइलिन ले रही हूँ और 1 यूनिट मुझे पीवीसी बनाना है, तो जो 2 यूनिट ऑफ इथाइलिन से जो है मैं वो 4 यूनिट ऑफ पीवीसी बना सकती हूँ, यानी कि आधा इथाइलिन मुझे चाहिए 1 यूनिट पीवीसी बनाने के लिए। तो हमेशा जब भी कोई केमिकल मार्जिन कोट होगा ना, वो इसी तरह होगा कि मतलब कि एक फैक्टर लगेगा इन इनपुट प्राइस, और उससे जो आउटपुट जो भी हो बन रहा होगा वो होगा। तो अब डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट होगा। आई होप कि मैं स समझा पाई हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है कि इन कंपनीज़ में से कोई ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल जो इनपुट है वो पाकिस्तान से ही इनको मिल रहा हो, इम्पोर्ट ना करना पड़े? अच्छा, कोई भी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसको 100% इनपुट यहाँ से मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ईपीसीएल और ये लॉटकेम वगैरह, ये तो हम बात कर चुके हैं कि ये तो बाहर से अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। अब जैसे मैं आईसीआई ले लूँ ना, तो आईसीआई के 4 सेगमेंट, आईसीआई बहुत बड़ा जाइंट है, ठीक है। अब आईसीआई में सोडा ऐश है ना, सोडा ऐश में मेनली सॉल्ट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे खेवड़ा में प्लांट है और सारा सॉल्ट यूज होता है। तो सॉल्ट जो है वो लोकली होता है हमारा यहाँ पे मौजूद। तो वो उस सेगमेंट को जो है ना, बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, तो डेट इज नॉट डिपेंडेंट। लेकिन आईसीआई का बाकी जो सेगमेंट्स है, जैसे पॉलिएस्टर फाइबर है, उसके लिए हमें जो है वो पीटीए चाहिए होता है। अब उसमें है कि वो पीटीए भी वो आईसीआई से खरीद रहे होते हैं, लेकिन इन टर्न आईसीआई इज डिपेंडेंट ऑन
वो पीटीए, सॉरी वो पीटीए जो है वो लॉट कैम से खरीद रहे होते हैं। तो लॉट कैम इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, तो इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड। लेकिन डायरेक्टली अगर देखें तो वो आपका लोकल ही खरीद रहे हैं आई लॉट कैम से। इसके अलावा जो है वो अगर आप बाकी सारी कंपनीज देखें तो तकरीबन जो कंपनीज है ना, ये जो वो जो है वो बाहर से ही मंगवा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरर्स। तो कॉस्टिक सोडा में भी जो है वो आपका सॉल्ट यूज होता है। तो कॉस्टिक सोडा जैसे कि जो इत्तेहाद केमिकल्स बना रहे हैं, ठीक है, आपका सितारा केमिकल्स बना रहा है और ईपीसीएल बना रहा है। तो ये जो तीन है ये भी यहाँ का ही रॉ मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, बाकी सारी कंपनीज तकरीबन बाहर से मंगवा रही होती हैं। सही। अच्छा, इनमें इनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? फ्यूल यूज करते हैं या क्या है इनका सोर्स? अच्छा, इन जनरल जो एनर्जी सोर्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले गैस होता है, ठीक है, मैं पहले आपको लिस्ट कर देती हूँ, फिर बता देती हूँ जिन जिनका मुझे पता है एनर्जी मिक्स। तो गैस आप यूज कर सकते हो क्योंकि पाकिस्तान में अभी गैस अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी स्पेशली दीज 3 विंटर मंथ्स तो आरएलएनजी यूज हो रहा है, ठीक है। तो गैस हो गया, आरएलएनजी। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ अगर किसी को आरएलएनजी नहीं पता, तो आरएलएनजी वो वाली गैस होती है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिलहाल हम कतर से जो आरएलएनजी मंगवा रहे हैं और कुछ और कंट्रीज से हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नेचुरल गैस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इसके अलावा फर्नेस ऑयल यूज होता है, एफओ जो कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डायरेक्ट ग्रिड से भी बिजली ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोल भी यूज होता है, जो अगर पिछले कुछ सालों में काफी कंपनीज जो है उन्होंने अपना कैप्टिव पे कोल लगा लिए। कैप्टिव का मतलब होता है अपना खुद से बनाना बिजली। तो दीज आर द सोर्सेस। लेकिन जो अभी हमारे जो बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो कि मैं कवर भी करती हूँ, जैसे ईपीसीएल हो गया, लॉट कैम हो गया, दे आर यूजिंग गैस। और जब इनके पास सही। जैसे अभी गैस नहीं थी, जैसे फॉर एग्जांपल ईपीसीएल है, तो ईपीसीएल ने अभी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था आरएलएनजी का। और आरएलएनजी की प्राइस जो है वो डबल से भी ज्यादा चल रही है नॉर्मल वाली गैस से। हम्म। इसके अलावा जो है लॉटकैम है, लॉटकैम हैज बीन यूजिंग नेचुरल गैस एंड ग्रिड। तो हर किसी के जो है ना वो अलग अलग फ्यूल के सोर्सेज हैं। लेकिन जो उस वक्त होता क्या है कि सबके पास ऑप्शन होता है, बस कोल का हर किसी के पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। जैसे सितारा केमिकल के पास कोल का हम्म। बॉयलर लगा हुआ है, कोल का अपना प्लांट लगा हुआ है। तो सितारा केमिकल जो है ना वो कोल भी यूज कर सकता है, गैस भी यूज कर सकता है। सो दे हैव एन ऑप्शन, मगर जनरली सब मिक्स जो है वो करके यूज करते हैं। जो भी जिस वक्त सस्ता एक्सीलेंट। चल रहा होता है वो उस हिसाब से अपना मिक्स बनाता है और फिर वो यूज करता है। दिस इज वेरी गुड, एटलीस्ट वो किसी एक पे रिलाई तो नहीं करते। जब आपने जी आरएलएनजी का जी पूछा तो मुझे तो थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी कि स्पेशली जो जियो न्यूज़ देखते हैं उनको तो शाहजेब ने ना पढ़ा दिया है कि व्हाट इज आरएलएनजी, कितने कंटेनर आ रहे हैं जा रहे हैं, जी कितने आने चाहिए थे नहीं आए। तो इस पे तो उसने ना काफी एक्सपर्ट बना दिया पब्लिक को। अच्छा, अभी जी अगर ओवरऑल पिक्चर देखें, ये तो थोड़ी सी इनकी मतलब बेसिक डिटेल्स थी। अगर जी ओवरऑल पिक्चर देखें तो इनके रॉ मटेरियल की साइड में, इनपुट की साइड में हमारी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, डॉलर जी डेफिशिएंसी भी है, एलसीज के इश्यूज हैं, वहाँ पे इनको हिट आ रही है। दूसरी तरफ में आप देखें कि टेक्सटाइल का भी कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा, दूसरा सीमेंट, स्टील। तो मुझे तो अभी ये प्रेशर में ही लग रहा है सेक्टर दोनों साइड से। हाउ डू यू थिंक, और इसमें अगर कोई ऐसी कंपनी है those can navigate through all these economic challenges, तो how do you see the overall sector? और उस सेक्टर में आप कौन देखती हैं कि जो इस तरह के हालात में भी they will come out as a winner? सही है। अच्छा, बेसिकली ये है कि जो अच्छा, दो तरीके से हम इस तरह देख सकते हैं। यस, जो अभी एलसीज नहीं खुल रही तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट ही नहीं हो पा रहा। अब जब इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा तो डिमांड जाहिर बात है जो कि इन सेक्टर्स की वो हिट होगी, क्योंकि अगर टेक्सटाइल है वो अगर स्लो चल रहा है तो वो पीछे ऑर्डर ही नहीं देगा। जब उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो पीटीए, जैसे कि पीटीए बेच रहा है लॉटकैम, तो लॉटकैम को भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है अगर जो है बाकी सेक्टर्स है और उनके इंपोर्ट नहीं हो पा रहा उनका रॉ मटेरियल, तो वो भी बंद पड़े हैं, तो पीछे वो केमिकल वालों को भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली डिमांड हिट होगी, और हो रही है एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे इंटरलूप है,
तो या कोई भी टेक्सटाइल है, तो उन सब के 10 से 15% जो है तकरीबन वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन इस क्वार्टर एक्सपेक्टेड है आराम से, और कुछ के इनके ज्यादा भी होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे। तो जब वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन होगा तो पीछे केमिकल वालों को भी इनका भी वॉल्यूम डिक्लाइन होगा, तो इधर इस एंड से तो मुझे भी आई एग्री विथ यू, मुझे बहुत नेगेटिव लगता है। दूसरी चीज, अगर हम अर्निंग्स टर्म्स में देखें ना, तो कुछ कंपनीज को फायदा भी है, फायदा इन द सेंस जैसे ईपीसीएल पे मेरा व्यू नेगेटिव है, वो उस पे मैं अभी आऊंगी कि क्यों। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस क्वार्टर की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन देखूं, जो कि मेरी तकरीबन है 1.25 से 1.5 रुपए, लेकिन वो इसलिए ज्यादा है कि प्रीमियम्स ये बहुत चार्ज कर रहे हैं। प्रीमियम ये होता है कि अगर $100 में कुछ इम्पोर्ट हो रहा है, तो मैं उसको $120 में यहाँ बेच पा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें तो एक होता है ड्यूटीज वगैरह ऐड हो जाती है, उसके ऊपर मैं कितना बेच पा रही हूँ। तो अभी प्रीमियम इसलिए ये चार्ज कर पा रहे हैं कि इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाहिर है अगर एक चीज इम्पोर्ट ही नहीं हो सकती तो उनके बेसिकली अगर हम लेमैन टर्म्स में कहें कि मजे लग गए, कि अगर आप पीटीए भी देखें और अगर आप पीवीसी भी देखें, तो जब वो इम्पोर्ट कोई कर ही नहीं पाएगा और एक ही कंपनी होगी जो कि बना रही होगी, तो वो तो यही कहेगी ना कि भाई मैं जितना चाहूँ चार्ज करूं। अब लेकिन हम्म। एक चीज उनको वो रोकती है कि डिमांड भी हिट हो रही है। तो नेट नेट नियर टर्म में इस चीज से थोड़ा फायदा हो सकता है, बट डिमांड की टर्म्स में जो है ना वो वीक लगता है। और मुझे भी ओवरऑल सेक्टर जो है, अगर मैं देखूं तो मुझे अभी वीक लगता है, कम से कम अगले 4-5 महीने, क्योंकि चीजें खुलते खुलते होते होते टाइम लगेगा। तो अगर अब एलसीज भी अगर इजाजत तो दे दी है स्टेट बैंक ने कि मतलब कि कर लो, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट है, जो कि पहले फूड है फिर फार्मा है। तो जो बेसिक नीड की चीजें हैं पहले वो होंगी, और उसके बाद जाके जो इन सारी चीजों पे इनकी बारी आएगी। तो बेसिकली इस वजह से जो है, जिन जब तक ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लम्स रहेंगी तो केमिकल सेक्टर कैन कैन बी इन प्रॉब्लम। हाँ, अगर इनके इंटरनेशनल मार्जिन बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि अब अगर आप देखें तो ईपीसीएल के थोड़े रिबाउंड भी करे हैं मार्जिन, तो उसकी वजह से अर्निंग्स ये शो कर सकते हैं, इन द नियर टर्म कुछ बेहतर अर्निंग शो कर सकते हैं। लेकिन मुझे डायनेमिक्स अभी अच्छे नहीं लगते इन द नियर टर्म, एटलीस्ट 5-6 महीना। सही। अच्छा, आप ईपीसीएल को कवर करती हैं, तो जी। थोड़ा-सा समझाएँगी कि इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? ये किस तरह अ, वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी बना है ये? जब कोई भी मैं देखता हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे पीएसएक्स में, हर कोई हम्म। ईपीसीएल, इफर्ट इनकी बात करता है। तो जी। ईपीसीएल इज़ ऑलवेज़ ऑन देयर वॉच लिस्ट। तो पहले ईपीसीएल का एक्सप्लेन कर दें कि ये यूनिक क्या चीज़ है इनकी, और हाउ हाउ डज़ दिस मैनेज टू पे हाईएस्ट डिविडेंड अमंग पीएसएक्स स्टॉक्स, और फिर लोटे कैंप पे आते हैं बाद में। अच्छा जी। अच्छा, आई थिंक कि अब जो है ना, अभी तक जो ये इसमें काम हुआ और ये चला, इट वाज बिकॉज ऑफ द डिविडेंड यील्ड, ठीक है। लेकिन वो आई कैसे? तो अब दिस इज नॉट वन ऑफ, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, दिस इज वन नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हुँ, बैंक्स हुँ। हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, और विच आर मच सेफर एज वेल एज हायर डिविडेंड पेइंग, ठीक है। और इस हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट में आपको सेफर स्टॉक्स में होना चाहिए, जो कि डिविडेंड भी दे रहे हों और रिलेटिवली स्टेबल भी हों। कमोडिटी कंपनीज आर नेवर स्टेबल। तो उनका जब अप साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, तब वो पैसे बनाते हैं, जो कि ईपीसीएल ने भी किए। तो एक तो इनकी जो 1.5-2 साल पहले एक्सपेंशन एक आ गई थी, तो इन्होंने इम्पोर्ट मार्केट भी एक सारी कैप्चर कर ली, उससे इनको फायदा हुआ। लेकिन फिर और इनके इंटरनेशनल मार्जिन भी बढ़ गए, तो जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स बहुत बढ़ गई। अगर आप 2021 का साल देखें ना, तो इन्होंने $16.5 बनाए, ठीक है। इनके एवरेज साल के मार्जिन $1,000 पर टन थे। इनके एवरेज हिस्टोरिकल मार्जिन अगर मैं आपको 15-16 साल के बताऊं ना, तो $400 एवरेज हिस्टोरिकल रहे, ठीक है। और $1,000 पर टन के इनके एवरेज मार्जिन रहे 2021 में। सो इनका मेजर फैक्टर ही यही होता है, एक तो इन्होंने एक्सपेंशन कर दी, तो वहां से इनको फायदा हुआ। दूसरी चीज, इनके मार्जिन इतने ज्यादा, बट द इफेक्ट ऑफ मार्जिन इज डेफिनेटली हायर। तो एक तो पीवीसी प्राइस ऊपर, ऊपर से पीवीसी मार्जिन इनके इतने ऊपर, इस वजह से इन्होंने इतने पैसे बनाए और उसके बाद डिविडेंड देना शुरू कर दिया। तो जब डिविडेंड दिया ऑन दीज अर्निंग्स, अब आगे मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी अर्निंग्स होंगी, तो जब इतनी अर्निंग्स ही नहीं होंगी तो फिर यील्ड भी नीचे होगी। सिमिलरली अगर आप सही। ईफर्ट देखें, नॉट सिमिलरली एज अपोज टू दिस, अगर आप ईफर्ट देखें तो उसकी अर्निंग्स मुझे लगती है कि स्टेबल है।
और इट विल रिमेन द वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो इस वजह से जो है इट हैज बीन द हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग। अगर इसके मार्जिन अब नीचे होंगे, जो कि अब बिल्कुल एक नीचे जाने के बाद जो है $330 तक चले गए थे, अब वापस जो है $470 पे ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ द रिकवरी इन पीवीसी प्राइसेस। और इसके अलावा जो इथाइलिन प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी नीचे आई हैं विद ऑयल, लेकिन अब ऑयल वापस ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पीवीसी मार्जिन है वो ही डिराइव करते हैं और पीवीसी प्राइसेस भी डिराइव करती हैं डिविडेंड्स को भी। सही। अच्छा, नॉर्मली मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि एक सेक्टर से एक ही बेस्ट स्टॉक आपको पिक करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम लोग, मैं देखता हूँ सरमाया का एक फ़ेसबुक चैनल है, वहाँ पे लगे रहते हैं, चैट करते, तो लोग जब अपना पोर्टफ़ोलियो शेयर करते हैं तो 2-2 3-3 स्टॉक एक ही सेक्टर से होते हैं। 3 बैंक होंगे, 2-3 केमिकल होंगे, इस तरह। तो इस तरह अभी लास्ट टाइम राहुल से बात की थी, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस तरह हमारा आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, वो भी सारी डिफरेंट काम करती हैं, कोई भी एक नहीं। तो दिस मीन्स हम 2 कंपनी को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस लाइन थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो अभी बिल्कुल केमिकल सेक्टर में भी जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, इसका मतलब है कि हम जिन लोगों ने 2-2 3-3 कंपनी रखी हुई हैं, दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो देखें क्योंकि हालात ऐसे नहीं है और इकोनॉमी ऐसी नहीं है, ठीक है। जब कुछ चीजें बेहतर होती हैं, अब जैसे अभी केमिकल कंपनीज है आरएलएनजी पे चल रही हैं, इतनी महंगी महंगी यूज कर रही हैं, अभी गैस प्राइसेस भी आगे जाके बढ़ जाएंगी। तो जब इतनी ज्यादा वो उनके मार्जिन श्रिंक होंगे, इस वजह से अभी केमिकल्स पे ध्यान नहीं है। लेकिन अगर केमिकल्स में कुछ रेकमेंड करना हो तो बिल्कुल 2 से 3 स्टॉक आराम से रखे जा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज ये है कि जो केमिकल कंपनीज है ना, इन जनरल अगर आप इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चले तो इस वक्त डिफेंसिव प्लेस में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर डिफेंसिव प्लेस में होना चाहिए तो केमिकल्स में अभी अगर आप किसी को बैटी लेनी है तो शायद एक आधे स्टॉक में ही लें, मैं कहूंगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है तो बिल्कुल 2-3 स्टॉक्स में बेट ली जा सकती है अगर उसमें कोई अच्छी स्टोरी मौजूद है। जैसे कि लोग अभी अगर आप 1 साल पहले ही चले जाएं तो डेस्कॉन ऑक्सीकेम जो है, डॉल में वो कवर नहीं करती बट जनरल डायनेमिक्स पता है उसके, तो डॉल जो है उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसके साथ साथ ईपीसीएल में भी इन्वेस्ट किया, लॉटकेम में भी इन्वेस्ट किया। सो दे वर पुटिंग देयर मनी इन साइमल्टेनियसली इन दीज स्टॉक्स बिकॉज इन जनरल तेजी थी। और अभी नहीं सही, रखना चाहिए तो इनमें से किसी में भी, मेरे ख्याल में तो अभी फिलहाल तो नहीं रखना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो आप कवर करती हैं वो लोटे कैम है, और जी इसका अभी क्या चल रहा है? जो कभी सेल की न्यूज़ आ जाती हैं और उसमें जी अपर कैप्स हो जाते हैं। अगर जी जी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि ये सारा सेल वाला प्रोसेस कहाँ पे है, और इसका आम इन्वेस्टर को, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? जैसे मेरे पास ट्विटर के शेयर थे, तो जी जी काफ़ी नीचे लिए हुए थे, सडनली उन्होंने बाय कहा कि जी ऑफ लिस्ट कर रहे हैं इसको, तो उसकी प्राइस चली गई काफ़ी ऊपर 52 या जी 50 जी जी प्लस जी पे। लेकिन अगर जी हम बाय बैक का देखें, हमारा जी रिसेंटली बैंक का अल्फलाह हुआ है, लकी जी हुआ है, इनमें तो पब्लिक को कोई नहीं, इतना कुछ भी नहीं मिला, प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुई। जी जी शायद जी जी एंग्रो वाले थोड़ा-सा जेनरस हैं जो बाय बैक कर रहे हैं, उसमें प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी हुई है। लेकिन अगर लोटे कैम को देखें, लोटे कैम लकी कोर को जाने में हमें क्या फ़ायदा होगा? या आम पब्लिक को उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ देखिए, मिलेगा? नहीं इसमें बेसिकली ये होता है कि एक प्राइस डिस्कवरी होती है, अगर आप इस तरह से सोचें ना कि भाई हुँ, हुँ। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, इवन कभी कोई कंपनी भी लिस्ट होती है तो उसका क्या फायदा होता है, लिस्टिंग का ये फायदा होता है कि उसकी वैल्यूएशन खुल जाती है, प्राइस डिस्कवरी होती है। तो अभी जो ये खरीद रहा है, जो ये अभी जो लकी कोर इंडस्ट्रीज जो इनको खरीद रहा था, तो उस वक्त यही आ रहा था कि मतलब इतने में खरीदेंगे। तो होता यही है कि जो भी प्राइस कोट हो रही थी, जैसे कि ये लॉटे अपना जो शेयर बेच रहा है, जो इंटरनेशनल वाला लॉटे अपना शेयर बेच रहा है लकी कोर इंडस्ट्रीज को, ठीक है, तो वो तकरीबन पर शेयर प्राइस बनती है 31 या 32 रुपीज। तो इसकी एक प्राइस डिस्कवरी है कि भाई वो इसको वैल्यू कर रहा है 31 या 32 रुपीज पे जिससे बेच रहे हैं। तो मार्केट को एक ये सेंस मिल जाता है कि भाई इसकी वैल्यू कम से कम 32 रुपीज तो होनी चाहिए ही चाहिए। सही है। अभी पहले कुछ सही, मार्केट में र्यूमर्स चल रहे थे कि 35 रुपए में भी हो सकता है एग्रीमेंट, 40 रुपए में भी एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है ना कि भाई वो कितने में बेचेगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता है, लेकिन कितने में बेचेगा वो डिपेंड करता है। तो उससे आपकी वो निकलती है पर शेयर प्राइस।
तो बेसिकली मार्केट को एक वैल्यू मिल जाती है कि भाई ये वाली प्राइस है, इसकी शायद इतनी वैल्यू या इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी। यार सर्टेन टेक ओवर रेगुलेशंस वो होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो प्राइस इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगर 31-32 रुपए है तो 35-36 रुपए हो सकता है। उसके उसके अराउंड आपको एक वैल्यू मिल जाती है कि भाई इसकी जो वैल्यू है या प्राइस है इसके अराउंड कहीं है। सही। अच्छा, क्वेश्चन तो मेरे माइंड में बहुत था इस सेक्टर के बारे में, क्योंकि इतना मुझे इसका पता नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चंस तो काफ़ी थे, लेकिन 30 मिनट्स हो गए हैं। आपसे जी जी। प्रॉमिस किया था कि 1 घंटे में क्लोज़ कर देंगे। तो श्योर श्योर। अभी हम ऑडियंस को टाइम देते हैं, वो अपने-अपने क्वेश्चन पूछ लें। मैं देख रहा हूँ कि कुछ माइक की रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं। मीन टाइम बिल्कुल। मैं स्पीकर बनाऊँ बाकियों को, आपसे जस्ट लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जी पूछिए। अम, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे आप क्या बताएँगी कि खिज़र ये रेड फ्लैग्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन फ्लैग्स हैं, कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी? और इस सेक्टर में जो ये 2 कंपनियाँ हैं, उन पे नज़र रखो, और इस तरह के एनवायरनमेंट में कब एंट्री लेनी है? अगर एक ओपन सा मशवरा दे दें तो, कौन से स्टॉक्स किस वक़्त, अभी का क्या हाल-चाल चल रहा है, वो तो हमने डिस्कस जी कर लिया। लेकिन जी रेड जी जी। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग क्या मैं देखूँ कि अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो कब मेरे लिए रेड फ्लैग है किसी चीज़ का कि मैं एग्ज़िट कर जाऊँ? अगर नहीं है, तो कब मैं इसको ले लूँ? तो अगर एक समराइज़ कर दें, एक मशवरा दे दें। ठीक है। अच्छा बेसिकली अगर मैं एक आपको समराइज करके बताना चाहूँ, तो केमिकल सेक्टर में अगर कोई ग्रीन फ्लैग में देखूं तो ओवरऑल देखें, केमिकल में ना कमोडिटी प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और सेकेंडली जो है वो लोकल कमोडिटी प्राइसेस। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है और आपकी डिमांड इम्पोर्टेंट है, ये दो चीजें इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल जो है अभी अगर इस एनवायरनमेंट को देखा जाए तो रेड फ्लैग है कि भाई डिमांड गिर रही है, जैसे कि टेक्सटाइल है। तो यू शुड हैव अ लुक आउट कि भाई टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कितनी गिर रही हैं, क्या हो रहा है दुनिया में ओवरऑल टेक्सटाइल्स में, यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, पाकिस्तान वहां ज्यादा बेचता है। इसके अलावा लोकल डिमांड के क्या हालात हैं। तो ओवरऑल एक हमें ये नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनके इनके एंड कस्टमर्स हैं तो उनके हालात क्या चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा कमोडिटी प्राइस ट्रैक करना इज इम्पोर्टेंट, कि भाई जैसे अब ईपीसीएल ने क्या कब पैसे बनाए, जब इसके मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो हर कंपनी का आप कोई एक चीज जो मेन ड्राइवर है वो पकड़ लें और उसको ट्रैक करें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एज एन इन्वेस्टर और आप ईपीसीएल और लॉट कैम को ट्रैक करें, तो आप उनके मार्जिन को मुसलसल ट्रैक करें, ताकि आपको उसकी डायरेक्शन पता हो, और उसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं खुद, मतलब हम तो लिखते ही लिखते हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि भाई पीवीसी के डिमांड डायनेमिक्स दुनिया में क्या चल रहे हैं। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। इस तरह कुछ वन ऑफ इवेंट्स होते हैं दुनिया में, जैसे तूफान आ गया यूएस में। अब यूएस में पीवीसी अच्छा खासा यूएस कंट्रीब्यूटर है इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएस में अगर आ गया तूफान, अगर तूफान आ गया यूएस में, तो सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी, जब सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरह की चीजों पे नजर रखनी होती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कब एंट्री लेनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइमिंग तो कोई भी नहीं कर सकता, इन्हीं चीजों पे नजर रखते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में अगर बेहतरी आती है तो बिल्कुल इन इन जो ये सिक्लिकल्स ही होते हैं ये सारे ना, जो कि इकोनॉमी के साथ चलते हैं, तो फिर इनको देखना चाहिए। एक आध स्पेसिफिक जैसे डेस्को और ऑक्सीकम का मैं देख रही थी, तो दे आर प्लानिंग टू मूव अवे फ्रॉम टेक्सटाइल्स एंड एंटर इनटू अदर सेक्टर्स। यानी कि ये सोच रहे हैं कि भाई हम टेक्सटाइल में अपनी डिपेंडेंसी कम करें और दूसरे सेक्टर्स में थोड़ा मूव करें, ताकि ये ना हो ना कि अब पूरा टेक्सटाइल कोलैप्स कर रहा है तो इनकी कंपनी भी कोलैप्स करी। तो इस तरह की कंपनीज पे भी नजर रखनी चाहिए, डेस्कॉन ऑक्सीकॉम जैसे है ना, मैं कहूंगी कि इस पे नजर रखनी चाहिए कि इसमें क्या चल रहा है, नई डेवलपमेंट्स क्या आ रही है। तो एक आध आपको नई स्टोरी पे इस तरह नजर रखनी चाहिए। सही है। अच्छा, चलो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ बाकी ऑडियंस के लिए। अगर आप सरमाया.pk पे सर्च करें कोई भी स्टॉक, तो उसके मिड ऑफ द पेज में आपको एक रिसर्च का भी टैब मिल जाता है। वहाँ पे जी जी। आपको सारी रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। सारा, अभी आपने एक तो पहले इट वाज वेरी इंस्पायरिंग के कुछ टाइम पहले वो ऑफ कोर्स आपकी ही रिसर्च थी। इरफान साहब ने सेल कॉल दी थी 40 पे उसकी बाय बैक की। तो अभी शायद जी आपने जी। रिवाइज किया है ये इसका ईपीसीएल का जो 40 से शायद मुझे याद नहीं 36 है या कुछ 34 है, इसके करीब था शायद आपकी जी वैल्यूएशन जी। अभी। जी
मैंने कुछ अरसे पहले रिवाइज डाउन फर्दर करी थी। अच्छा, मेरा जो मेन रीजन था ना, वो ये करने का था कि गैस प्राइसेस बढ़ रही थी। एक तो इंटरनेशनल मार्जिन नीचे आ रहे थे, उस जो मैंने 40 की कॉल दी थी उस वक्त भी नीचे आ रहे थे। ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन रीजन था ना, गैस प्राइसेस, क्योंकि करेंसी इतनी तेजी से मूव करी है तो गैस प्राइसेस फर्दर बढ़ेंगी अब, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। अब आपने अब देख लिया कि करेंसी अभी कहाँ पहुंच गई है, लेकिन चलें ये तो किसी को भी नहीं पता था, ना मुझे ना आपको। लेकिन इतना पता था कि करेंसी वुड डेप्रिशिएट फर्दर, राइट। तो उस बेसिस पे अभी गैस प्राइस हमारे हिसाब से अभी के लेवल से डबल से भी ज्यादा हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से मार्जिन उड़ जाएंगे। सही सही। जो थैंक ग्रॉस यू सारा। मार्जिन है ना, वो उड़ जाएंगे इस वजह से। सही। चलें क्वेश्चन ले लेते हैं ऑडियंस से। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्तसर क्वेश्चन कर लें, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा से कम टाइम है, तो हमें उसी में फिनिश करना है। फैसल प्लीज गो अहेड। फैसल। फैसल स्पीकर बन जाता है और फिर इसको पता नहीं चलता शायद माइक अनम्यूट कैसे करना है। अब्दुल प्लीज गो अहेड। अब्दुल जब्बार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सारे हैं? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। तमाम। सर मेरा क्वेश्चन है, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ते आयल, उसकी जो मैं अभी जो दस्ती है उसके लिए मैं क्या करूं? अभी वेट करूं कि अभी रेट बढ़ेगा इसका? सर किस स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं आप? ऑयल ये का। आयल आयल सूरजमुखी तेल होता है, ये दस्ती के अंदर इस्तेमाल होता है। बाहर से ये अमेरिका से या बर्तानिया से या किस अपना, इंडस्ट्री में यूज होता है भाई? ये लॉन्ड्री में होता है ये यूज। ठीक है। सर सर आपको पता है इसका? नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं होगा। नहीं, ये आपके मैक का, आपके महकमे के अंदर ही आता है ये स्टॉक। चले ठीक, केमिकल आपको में नहीं आता पता। है? चले ठीक है चले सर। चेक करके मैं आपको, मुझे मैसेज कर दें आप, मैं फिर आपको पूछ के बता दूंगा। चले सलाउद्दीन साहब मैं प्लीज गो कोशिश अहेड। कर लूंगा। सॉरी आप, चले ठीक है, आप बात कर लें मैम। सलाउद्दीन। जी, बहुत बहुत नवाजिश फिजर साहब, आपकी काविशें बड़ी कमेंडेबल हैं और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू। और सारा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने एक जिसे कहिए कि आम फहम अंदाज में जिस तरह एक जनरल पब्लिक को पढ़ाना बताना चाहिए, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, मेरे जहन में आ रहा था कि GCIL, ये जो गनी केमिकल है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, और तब लिस्टिंग के वक्त इसकी वैल्यूएशन जो उन्होंने की तो कुछ 37-38 रुपए के लगभग थी, और जी अभी ये ऑलमोस्ट फेस वैल्यू के नजदीक जो है वो मिल रहा है। तो जी जी समटाइम्स आपको पता है कि एक आम पब्लिक में मेरे जैसा बैठा इन्वेस्टर जो है ना, वो फील जी करता है जी कि यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस आ गई है, तो इस पे कुछ जी अकोमोलेशन की जाए। तो इससे जी जी जी। मुतल्लिक अगर आप प्लीज गाइड कर दें तो इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। अच्छा, वेलकम। जी सर, ऐसा ही था। और अभी जो है ये तकरीबन गनी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो 10 रुपए के करीब आ चुका है। मैं बिल्कुल, ये प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जनरली इन मार्केट, जो पूरी मार्केट ही है ना, वो भी बड़े चीप मल्टीपल्स पे चल रही है। मल्टीपल ये होता है कि प्राइस को हम अर्निंग से डिवाइड करते हैं, तो जो मल्टीपल आ रहा होता है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो जितना सस्ता होता है उतना अट्रैक्टिव होता है। अब जो ये मल्टीपल इसका है वो भी अच्छा, अर्निंग्स इसकी मैं ऑनेस्टली फॉलो नहीं करी, बट इसका भी अट्रैक्टिव मल्टीपल है। लेकिन इस वक्त जो है वो केमिकल से मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप एंटर हो, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है। मतलब कि अभी इस वक्त जब तक, स्पेशली जब तक आईएमएफ नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती, तो गनी केमिकल या फिर इन जनरल केमिकल्स में मैं अभी एंट्री रेकमेंड नहीं करूंगी। जब हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं तो हाँ, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो कंपनी है ना, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू गैस, और गैस प्राइसेस अभी बहुत बढ़ने वाली हैं, तो अभी तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी आपको। और वैसे भी शायद सारा ये गनी वाला सारा जो कंपनीज हैं इन काफी स्पेकुलेटिव हैं, ये पेनी भी हैं
और शायद इसमें खुद भी ट्रेड करते हैं। तो मैंने इसको देखा है, ये काफ़ी स्पेकुलेटिव हैं, इनमें एक तरह की खुद ही बन भी सकती है मूव। जी जी, फैसल। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं काफी, बल्कि केमिकल्स में आप सही कह रहे हैं कि काफी स्पेकुलेटिव हैं, और उस हिसाब से यस मूव बन सकती है। एज एन एनालिस्ट मैं आपको फंडामेंटल्स पे ही बताऊंगी, तो मुझे जो सही है सही। अभी जो है केमिकल्स नहीं लगता अट्रैक्टिव। हम्म, फैसल। मौजम भाई प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई गो वालेकुम अहेड। अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ऐसे रिलेटेड था पॉलीमर्स और पीवीसी के ना बिजनेसेस से रिलेटेड। अगर हम एसईसी में डेटा देखें तो 1200-1300 से ज़्यादा कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड है। तो अगर पॉलीमर के बिजनेस में मार्जिन देखें और ये सारा, तो वो काफ़ी हाई है। तो क्वेश्चन ये हम्म। था कि इससे इस मतलब पीवीसी और पॉलीमर से रिलेटेड अगर हम पीएसएक्स में लिस्टेड कंपनीज देखें तो वो एक दो ही मिलती हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब बाकी कंपनीज क्यों नहीं आती इस साइट पे लिस्टिंग के लिए? लिस्टिंग के लिए क्यों नहीं आती ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पब्लिक लिस्टिंग की तरफ मतलब ये क्यों नहीं आती कंपनीज? जी जी। ऐसे क्या वजह अच्छा हो सकती है? क्योंकि अच्छा, ये सिर्फ केमिकल्स की बात नहीं है, ये मैं इन जनरल आपको बताऊंगी। होता ये लिस्टिंग की ना बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लिस्टिंग में ना आपको फिर सारी चीजें रेगुलेटर को सबमिट करना होता है, सारी चीजों का जवाब देना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, एनुअल रिपोर्टिंग होती है। कोई आपसे कोई गलती हो गई तो आपको उसका जवाब भी देना होता है। तो लिस्टिंग की बहुत सारे ना अपने इश्यूज होते हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, उनका बजट वगैरह भी इतना नहीं होता कि वो ये सारा प्रोसेस करें, फिर आपको ऑडिटर्स से भी ऑडिट कराना पड़ता है। तो इन जनरल इस वजह से हर कंपनी लिस्ट करना नहीं चाहती। अच्छा, लिस्टिंग जनरली अभी जो पिछले कुछ अरसे में कुछ कंपनीज लिस्ट होने स्पेसिफिकली आई भी इसलिए हैं कि उनको पैसे रेज करने की जरूरत थी। तो अगर किसी कंपनी को पैसे रेज करने की जरूरत होती है तो फिर वो अपने आप को लिस्ट कराता है आके, वरना उसको लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं होती। या तो बहुत बड़ी कंपनीज भी होती हैं, वो इसलिए लिस्ट होने नहीं आती कि कौन मतलब इन झंझट को पाले, और फर्दर जो है कोई जरूरत नहीं है लिस्टिंग की। अब आप ईपीसीएल देखें तो ईपीसीएल ने सकूक से पैसे रेज किए थे। ईपीसीएल तो चले पहले से पुरानी लिस्टेड कंपनी है, बट इस सकूक से अगर किसी और कंपनी को पैसे रेज करने होते तो वो नहीं कर पाती अगर वो लिस्टेड नहीं होती। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस हैं जो कि कंपनीज अवॉइड करती हैं लिस्ट होना। लिस्ट होने के जो फायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया, पैसे रेज हो जाते हैं। तो वो फिर वही है, जिस कंपनी को जरूरत है वो आए, वरना फिर नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा ये था कि जिस तरह हम अगर आर्टिकल जिस रिसर्च करें ऑनलाइन तो हम देखते हैं कि पीवीसी बिजनेस जो है उसमें काफ़ी हाई मार्जिनल और ग्रोथ बिजनेस है जी इसमें जी। है। तो तो मतलब ये इंटरनेशनली अगर कंपैरिजन करें मार्जिनल और ग्रोथ, मतलब जो इस सेगमेंट में कंपनीज हैं, तो वो हम्म। उस तरह की ग्रोथ और मार्जिन हमें ईपीसीएल की अर्निंग्स में या इसमें नहीं दिखते। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब ऐसा क्यों है? अच्छा, देखें, अब इंटरनेशनल आपने कौन सी कंपनीज देखी वो मुझे आइडिया नहीं है, बट जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं या फिर ईपीसीएल है, सब में जो है ना वो मार्जिन बेस्ड है। तो जो अगर डॉलर मार्जिन हाई होंगे और अगर उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो वो जरूर ग्रो करेंगे। अब अगर आप ग्रोथ देखते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि 2021 में इनकी अर्निंग थी ₹16.5, लेकिन 2020 में इनकी अर्निंग थी ₹6। तो इन्होंने बेसिकली 2020 में इनकी अर्निंग थी ₹6। ठीक है, 2021 में इनकी अर्निंग थी ₹16.5। तो अर्निंग डबल से भी ज्यादा हुई बिकॉज ऑफ इंक्रीज मार्जिन। इसके अलावा जो जनरली जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना, वो एक्सपेंशन पे बड़ा इन्वेस्ट करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब पाकिस्तान में जनरली कंपनीज, जैसे कि ईपीसीएल ने एक्सपैंड किया, लेकिन फर्दर अब हमारी मार्केट इतनी बड़ी है ही नहीं कि ईपीसीएल एक्सपैंड करे। जब हमारी मार्केट का साइज उतना हो जाएगा तो ईपीसीएल सोच सकता है कि मैं एक्सपैंड करूं। और छोटी छोटी एक्सपेंशन नहीं होती, एक्सपेंशन के लिए एटलीस्ट 100,000 टन की फर्दर डिमांड पाकिस्तान में होनी जरूरी है। और अगर उनको एक्सपोर्ट में इतना मार्जिन लग रहा होगा तभी वो इतना एक्सपैंड करके और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, वरना दुनिया में बहुत पीवीसी कंपनीज हैं। तो इतने कंपटीशन में ईपीसीएल शायद ना सोचे कि मैं एक्सपोर्ट करूं। अभी भी जब बहुत मजबूरी होती है तब ईपीसीएल एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जब तक लोकल मार्केट आपकी डेवलप नहीं होगी और बड़ी नहीं होगी तो ईपीसीएल एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ग्लोबली तो ये होता है ना कि आपकी डिमांड ही इतनी होती है कि आप एक्सपैंड करते हो, इस वजह से ग्रोथ भी ज्यादा आती है। बाकी कॉस्टिंग टर्म्स में, मार्जिन टर्म्स में ईपीसीएल भी सेम होगी और बाहर की कंपनी भी सेम होगी। नहीं, दूसरा फैसल आपने कहा ना प्लीज। पीवीसी, जी। सॉरी खजर साहब,
जी जी पीवीसी कहिए। का अगर पीवीसी की अगर लोकल मार्केट भी देखे तो हमारी मतलब डोमेस्टिक मार्केट पीवीसी की डिमांड देखे तो वो काफी हाई है, उसको ईपीसीएल मीट नहीं करवा रहा अभी, मतलब कि इम्पोर्ट हो रहा है उल्टा। अच्छा तो वो सर, अभी उसको इम्पोर्ट। जी जी बोले। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब पीवीसी से काफी सारी चीजें बनती है पाकिस्तान में जो मतलब जी जी बहुत सी चीजों को सब्स्टिट्यूट करती हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी मतलब इंडस्ट्रीज में होते हैं कि जैसा एक जनरल एग्जांपल ले ले, स्टेप्स सीढ़ियों की मिसाल दे रहा हूँ एक, तो वो जी उस तरह की बनती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज होता है पीवीसी वगैरह, तो इस तरह की बिल्कुल। चीजें। तो इससे तो पाकिस्तान में पीवीसी की डिमांड जो है वो मतलब एक ग्रो कर रही है और इसकी डिमांड है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि ईपीसीएल जो है अगर उसको वाकई में फंड्स की जरूरत है तो वो फ्री फ्लोट करके अभी 35% में जैसा फ्री फ्लोट है फंड रेज कर ले और जो है वो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मार्केट साइज। अच्छा हम जो पीवीसी का पहले मार्केट साइज होता था ना, वो तकरीबन 280,000 टन होता था, और वो श्रिंक होके हो गया है आपका 240,000 टन के अराउंड। और ईपीसीएल की कैपेसिटी 295,000 टन है। तो ऑलरेडी जो मार्केट है ना, उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। तो बिल्कुल डिमांड ग्रो पहले कर रही थी, लेकिन अभी जो हालात है डिमांड बहुत कम हो गई है। अगर आप उसको नॉर्मलाइज भी करें ना, तो 270-280,000 टन से ज्यादा की मार्केट फिलहाल नहीं है। जब तक मार्केट आपकी 100,000 टन के करीब से ग्रो नहीं करती, तो ईपीसीएल का लॉजिक बनता नहीं है एक्सपेंड करने का। इंपोर्ट की जो सर आप बात करें ना, पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था। जब ईपीसीएल ने एक्सपेंड किया तो इंपोर्ट कम हो गई, और अब बिल्कुल इंपोर्ट खत्म हो गई है इस वक्त। तो अगर होता भी है ना, तो 5-6 हजार 10,000 टन इंपोर्ट होता है, जो कि करेंटली एलसीज बंद होने की वजह से वो भी बंद हुआ हुआ है। तो इंपोर्ट अभी हो ही नहीं रही है। सही। मुअज्जम, थोड़ा सा मैं अंडर टाइम प्रेशर हूँ, बाकी क्वेश्चन ना मैं आपसे प्राइवेटली ऑफ द लाइन लेके ना श्योर ऑफलाइन श्योर। तो डन। क्लैरिफाई कर देंगे। फैसल प्लीज गो हेड क्विकली। फैसल। मैम मैम आपने इस जो केमिकल सेक्टर है सारी कंपनियों का जिक्र किया, लेकिन मार्केट लीडर कोलगेट के बारे में भूल गई। एक सवाल मेरा ये है, और इसके अलावा कि जिस रेट पे आजकल हमें और क्रोमा, आईसीआई और लोटेकैम ये मिल रही हैं, तो मैम क्या यहाँ पे बाइंग बनती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर मैं पूछूं तो? और मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ से अगर ये मौका चला जाए तो ये मुझे वैसे अट्रैक्टिव प्राइसेस लग रही हैं आज के लिहाज से। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अच्छा सबसे पहले कोलगेट का आप कह रहे थे, बेसिकली हम जो एज एन एनालिस्ट जो कोट करते हैं ना कंपनीज, वो करते हैं जिनका फ्री फ्लोट थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कोलगेट है, कोलगेट में इतना काम नहीं होता मार्केट में, इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, लेकिन इसमें इतना काम जनरली होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने कोलगेट को कोट नहीं किया था। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाँ आप सही कह रहे हैं कि अभी एक और किसी ने भी पूछा था। तो मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म आप सोच के बैठ रहे हैं कि भाई मैं 3-4 साल का होराइजन बना के बैठा हूं, तो बिल्कुल आईसीआई जिन प्राइसेस पे है, और आपका, लेकिन ये फर्दर नीचे भी जा सकती है। मैं फिर आपको पहले कॉशन दे दूं कि फिर देन यू शुड बी पेशेंट, क्योंकि थोड़ा नीचे जाएंगी और उसके बाद फिर ऊपर जा सकती हैं। तो जैसे आईसीआई बोला आपने और लॉटकैम बोला, लॉटकैम मुझे तो इतनी ज्यादा अब अपसाइड नहीं लगती, मतलब यहाँ से 15-20% की अपसाइड लगती है। और ओवरऑल आईसीआई, हाँ आईसीआई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप उसमें एंटर हो सकते हैं, क्योंकि अभी 400 450 के लेवल पर है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है एंट्री इन प्राइसेस पे। अगर आप, अब जैसे अभी गनी केमिकल्स का कोई मुझसे पूछ रहा था, तो इनमें अभी गैस प्राइस रिस्क वगैरह बहुत बड़ा है, तो इस वजह से मैं वो रेकमेंड नहीं करी थी। बट आईसीआई जैसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ सकते हैं। और मैम आर्क्रोमा के बारे में आप बता रही थी कि वो उसकी प्राइस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी हाँ अट्रैक्टिव है? जी, आर्क्रोमा की भी प्राइस जो है, एक्चुअली आर्क्रोमा ना बहुत ज़्यादा इसमें भी काम नहीं होता है मार्केट में। तो इस वजह से हम इन जनरल जो है इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते। बट आर्क्रोमा की भी प्राइस अट्रैक्टिव है। लेकिन अभी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर से ये लिंक्ड है पूरा, और टेक्सटाइल के हालात बहुत अच्छे नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा और नीचे चले जाए, तो यू कैन वेट एज वेल। लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो आप आर्क्रोमा लेके भी बैठ सकते हैं, तो इट कैन रिवर्ट टू मे बी 600-550, तो इस तरह हो सकता है। सही। तो लेकिन मैं इट विल टेक सम टाइम। तो मैम आप क्या कह रही हैं कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मुल्क के हालात जैसे हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन इनके बारे में ये और नीचे आ सकते हैं?
जी जी, और नीचे आ सकते हैं, लेकिन देखिए स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर थोड़ा नीचे भी आ गया, इवेंचुअली आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? ठीक है, नीचे तो आ सकता है, फिर कितना ऊपर जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, तो मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगी कि अभी डिफेंसिव से निकल के किसी भी स्टॉक में जाके बैठा जाए, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता है। रिजर्व्स हमारे सिर्फ 3 अरब डॉलर के रह गए हैं, पाकिस्तान काफी फंसा हुआ है। तो अगर आईएमएफ हो जाएगा और चीजें सही होंगी तो मार्केट बिल्कुल रिबाउंड करेगी। तो ये है कि अगर पेशेंट हैं और आप बैठ सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, तो आप ले भी सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई टाइमिंग एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप थोड़ा नीचे भी थैंक जाएं एंड देन आप परेशान ना हो तो आप अभी भी ले सकते हैं, वरना आप आईएमएफ तक का वेट करें। थैंक यू फैसल, थैंक यू। इंतखाब इंतखाब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो 25-27 कंपनीज हैं, उनमें से रिटर्न जो है वो 6 महीने के हिसाब से और 1 साल के हिसाब से टोटल 4 कंपनी जो कि पॉजिटिव में आ रही हैं। इसकी क्या वजह है, काइंडली एक्सप्लेन कर सकेंगे? सर इन जनरल मार्केट ऐसी है ही नहीं ना। मार्केट अगर आप देखें ना, जितनी भी कंपनीज हैं सबका ही तकरीबन जो है ना वो रिटर्न, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, तो किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है पिछले 5-6 महीने में। तो ये तो जनरल मार्केट के साथ सब गिर रही हैं। अगर इवन आप बैंक्स देखें जिनके इतनी ज्यादा डिविडेंड यील्ड्स हैं, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। वो एचबीएल जो है वो 70 रुपए का हो गया, यूबीएल जो है वो 95-90 रुपए का हो गया। तो जो कि इतने अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं और जिनमें प्रोस्पेक्ट भी, वो भी नहीं चल रहे। और इन जनरल जो सिक्लिकल्स होते हैं ना, जो कि केमिकल इज अ सिक्लिकल सेक्टर, तो जो सिक्लिकल्स है ना वो खराब हालात में फिर वो नीचे ही आते हैं। तो इन जनरल सारी चीजें ही नीचे आ रही हैं। तो सर इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है रीजन। सिर्फ किसी एक कंपनी में बहुत स्टोरी होती है तो आप उस कंपनी में जाते हो। जैसे कि डेस्कॉन ऑक्सीकैम है, उसमें स्टोरी थी, उसमें प्राइसेस ऊपर चली गई हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो वो कुछ स्टॉक्स चले हैं, लेकिन बाकी सब इन जनरल मार्केट मूवमेंट के साथ नीचे आए। थैंक यू, थैंक यू। मजीद, प्लीज गो अहेड मजीद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, मैं आपकी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स होती है। मेरे 2 क्वेश्चन थे, बस छोटा सा। एक तो ये था जी कि आपने ईपीसीएल का टारगेट डिफाइन किया था 33 रुपीज का, तो अब जैसे जी। पीवीसी मार्जिन जो है ना इंप्रूव हो गए, रिबाउंड हो गए, तो क्या आप इसकी टारगेट प्राइस को आपने रिवाइज किया या वो 33 पे स्टिक है? पहला क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि लॉर्ड कैम्प का, जैसे अभी वो बात आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये 31 की इसकी शेयर प्राइस पे इसको ट्रांसफर इसकी हो रही है, इसको लकी कोर इंडस्ट्री के पास, तो इसमें शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिला। तो क्या आप समझती हैं कि इसकी वैल्यूएशन दोबारा, जो वैसे ये 13-14 रुपए पे चलता था, वहां के ऊपर दोबारा ये आगे स्टेगनेट हो जाएगी? ऐसा भी लगता है आपको? अच्छा सर, ईपीसीएल का इस तरीके से है, जैसे मैं बिल्कुल स्टिक करूंगी अपनी प्राइस से, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन जो होती है ना, होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगले 4-5 साल में जो भी मार्जिन है, जो हमने अजम्पशन ली, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, एक एस्पेक्ट होता है कि अभी करीब में क्या होने वाला है। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि शायद स्टॉक प्राइस भी इसीलिए वापस ऊपर आई है कि मार्जिन इंप्रूव हो गए। तो इन द शॉर्ट टर्म यस, हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक और चल भी जाए बिकॉज ऑफ दिस, और अर्निंग्स भी बेहतर आ जाए हमारी एक्सपेक्टेशन से। बट स्टिल जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, दैट्स नॉट अट्रैक्टिव अगर ये 4-5 रुपए भी बना लेता है साल के, क्योंकि गैस प्राइस भी काफी ऊपर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मार्जिन, हाँ अगर मार्जिन $600-700 पे चले जाते तो डेफिनेटली फिर रिकवर करना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है इंटरनेशनल मार्जिन आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो बट मेरा यही व्यू है कि मार्जिन इसी के अराउंड ही घूमेंगे और बहुत बहुत नहीं बढ़ेंगे अब। तो इस वजह से मैं आई विल स्टिक टू माय व्यू। हाँ, ये जो 33 जब मैंने रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी आई थी, उससे मैंने 36 रुपीज पे उसको रिवाइज किया था। तो मेरी इसी रेंज में 32 to 36 रुपीज, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगी अभी, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आ जाता है, तो फिर जाहिर बात है एज एन एनालिस्ट हमें फिर उसको रिवाइज करना होता है। लेकिन मेरा व्यू अभी वही है इस पे, मेरी कॉल जो है सेल कॉल ही है इस पे। सही, आगे चलते हैं कि ये हैं चलगोजा भाई। थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। इज देयर एनी ईजियर वे टू बाय द स्टॉक्स? मैं बेसिकली यूएई में होता हूँ और मार्केट को थोड़ा बहुत देखना शुरू किया हुआ है, तो कोई भाई ऐसा आसान तरीका, कोई ऐसा भाई आसान विंडो जैसे हम क्रिप्टो बाय कर सकते हैं भाई या मैं भी फॉरेक्स बाय? यूएई में हूँ।
भाई मैं भी यूएई में हूँ, मुझे ट्विटर पे ना इनबॉक्स कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू जी, ठीक थैंक है, यू, मैं थैंक एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यू। नबील राइट। साहब, नबील अजीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो कहते हैं कि केमिकल सेक्टर जो है वो सिक्लिकल सेक्टर है, जस्ट लाइक टेक्सटाइल और अदर्स। तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में तो जो कंपनीज हैं उनके रेट मोर देन 50% तक भी गिर गए हैं, वेयरएज जो केमिकल सेक्टर जो कि जस्ट लाइक अभी हमने बात करी, जैसे मैडम बात करी थी कि लॉर्ड कैम है और क्रोमा है जो कि टेक्सटाइल कंपनीज के लिए जो है इनकी प्रोडक्ट बनाती हैं, बट इनके शेयर प्राइसेस में इतना डिक्लाइन नहीं आया। तो ये अभी भी थोड़े से जो है वो मुझे अपसाइड पे ही लग रहे होते हैं, मतलब इनका रेट जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसका क्या रीज़न है कि टेक्सटाइल कंपनीज के तो रेट इतने डाउन हो गए, तो इनके भी अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन वैसे ही परफॉर्म होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, बेसिकली 1:1 रेशो तो कहीं नहीं होता। अब जैसे कि टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल इन जनरल नीचे आते हैं जब साथ आते हैं, लेकिन अगर आप जैसे आप देखें इंटरलूप है, इंटरलूप इतना नीचे नहीं आया, ठीक है, बिकॉज उसमें स्टोरी है, उसमें ग्रोथ स्टोरी है। बाकी सारे टेक्सटाइल इन जनरल नीचे आ गए और इंटरलूप की डिमांड भी उतनी नहीं टूटी है जितनी बाकी कंपनीज की टूटी है। अगर मैं उसको केमिकल से लिंक करूं तो उसमें जैसे मैंने बताया कि काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और सबके अपने डायनेमिक्स हैं। तो जैसे ईपीसीएल नीचे आया था, फिर वो अपने मार्जिन की वजह से रिकवर कर गया। तो ईपीसीएल की क्योंकि डिमांड तो टेक्सटाइल से लिंक्ड है, लेकिन उसके मार्जिन जो है वो अपने अलग चलते हैं। तो क्योंकि उसके वहां मार्जिन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मार्जिन बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो उस पर ज्यादा डिमांड डिपेंडेंट है और डिमांड वुड बी द सेकेंड थिंग। इसी तरह अगर आप लॉटकेम देखें तो लॉटकेम में मार्जिन इज द फर्स्ट फैक्टर और देन डिमांड इज द सेकेंड थिंग, जो कि टेक्सटाइल से लिंक्ड है। तो इस वजह से डिफरेंट डायनेमिक्स होने की वजह से, मतलब टेक्सटाइल से बिल्कुल लिंक है मगर उसके डिमांड का लिंक है। तो मार्जिन ऊपर नीचे होने की वजह से या कोई नई स्टोरी आने की वजह से या कोई एक्सपेंशन किसी में होने की वजह से, इस वजह से जो है वो इनमें उतना नहीं डिक्लाइन आया है या उस तरीके से वो मूव नहीं हुए जिस तरह से टेक्सटाइल्स मूव हुए हैं। और टेक्सटाइल में भी सारे उतने नहीं गिरे, जैसे मैंने आपको बताया इंटरलूप जो कि 52 पे खड़ा हुआ है, तो इंटरलूप अपने रेट से आधा नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है, इट थैंक यू, ऑल डिपेंड, ये वन ऑन वन कोई कहीं भी नहीं गिरता है। थैंक यू सारा। अच्छा, इंटरलूप की बात हुई है एक दो बार, तो इंटरलूप के जो सीईओ हैं मुसद्दक जुल्करनैन साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, चैट ही हुई थी, तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया था सेशन के लिए, तो उन्होंने एग्री किया है। अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं इस हफ्ते, तो 2-3 हफ्ते तक उनके साथ सेशन करेंगे ऑन इंटरलूप और ओवरऑल टेक्सटाइल का जो एनवायरनमेंट है। जी जी मेरा जी, ख्याल है मुसद्दक साहब से बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा अगले हफ्ते हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, और उसके बाद शुगर सेक्टर पे कभी किसी ने बात नहीं की, वो भी एक मैंने स्केड्यूल किया हुआ है, शुगर सेक्टर पे भी बात अच्छा, करेंगे। अच्छा, एक दो ठीक और है। क्वेश्चन ले लेते हैं। सारा प्लीज मुझे बता देना जब आप कहेंगे, तो फिर हार्ड स्टॉप कर देंगे। जी अदील जी, ले साहब लीजिए प्लीज गो बिल्कुल। अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है वालेकुम कि जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो करंट रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें आप क्या समझती हैं, शॉर्ट टर्म पे कौन सा शेयर है जिसकी अच्छी रिजल्ट ईपीएस या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए? थैंक यू। अच्छा, स्पेसिफिकली तो मुझे लगता है क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन होना चाहिए इन जनरल, बट अगेन जो मेरी कवरेज में है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे लॉटे कैम है उसमें बढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्जिन्स बढ़े, ठीक है, और इसका डिविडेंड भी आ सकता है, तो इन शॉर्ट टर्म यस लॉट कैम हो सकता है। और ईपीसीएल जो है वो क्यू ऑन क्यू अगर क्वार्टर से कंपेयर करें तो आधी हो जाएंगी अर्निंग, तो ईपीसीएल नहीं होगा। तो कोई स्पेसिफिक, क्योंकि इन जनरल अभी हालात अच्छे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर की अर्निंग से बहुत ज्यादा जो है वो स्टॉक रिएक्ट करेगा। लॉट कैम की अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो लॉट कैम एक मैं स्टॉक आपको सजेस्ट कर सकती हूँ अगर आपको बहुत जी शॉर्ट टर्म के लिए आप पूछना है, जस्ट बेस्ड ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट। अच्छा, कोलगेट ने अभी जो रिजल्ट बोनस के लिए, वैसे मार्केट का शेयर नहीं है ये, मगर अदील साहब सर आपका आपकी आवाज इंटरनेट नहीं आ रही। सही नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अगर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें क्विकली तो देन आई आएगी विल या लेट यू वापस गो। आएगी? जस्ट एडवाइस।
अच्छा आगे पूछ लेते हैं उतनी देर गल विच हो रहे जी मेरी अभी प्लीज आवाज गो आ रही अहेड है? भाई। जी जी बोले। अदील साहब आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लें, उतनी देर ये पूछते हैं भाई से गल विच हो रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम भाई, सर इतना मैं मुश्किल आईडी मैं तो पंजाबी हूँ तो समझ आ गई मुझे, लेकिन शायद ना आती। चलें गो अहेड। नहीं, मैंने पूछना था कि ये कोलगेट ने जो अपना डिविडेंड बोनस शेयर का ऐलान किया है, तो अगर हम ये बोनस शेयर हासिल करने के लिए कुछ दिन के लिए अगर कुछ शेयर खरीद लेते हैं 200-300, जब ये बोनस शेयर डिविडेंड की डेट गुजर जाती है उसके बाद ये सेल कर देते हैं, तो इसमें अच्छा रहेगा कि या नुकसान में रहेंगे? ऐसा कर लेना कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताना। भाई ये तो मेरा ख्याल है एक रिलेटेड नहीं होगा सारा से, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ये तो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि आपको एज ए डिविडेंड स्टॉक मैं आपकी बता प्राइस सकती से हूँ अगर पे हो आप, रहा है जी जी अगर भाई। अगर वैसे शेयर खरीदने के लिए पूछ रहे हैं तो कोलगेट काफी महंगा स्टॉक है, तो आप इसमें मत एंटर होइएगा, क्योंकि इसके कोई 15-20 टाइम्स का मल्टीपल है जो कि बहुत महंगा है मार्केट से। तो मैं तो कहूंगी कि इसमें एंटर होने की आपको जरूरत नहीं है। हसीब प्लीज गो अहेड। हसीब, मोहम्मद हसीब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम जी जी। अच्छा, मेरा क्विकली बस एक सवाल था। एक ये था कि बेस्ट ग्रोथ स्टॉक कौन सा होगा केमिकल सेक्टर में विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक, मतलब के एम आई आल शेयर के हिसाब से, और बेस्ट डिविडेंड स्टॉक कौन सा होगा? बस ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, KMI की लिस्ट में ऑनेस्टली आई हैव टू चेक, तो आई हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दिस, क्योंकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कौन से शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, बिकॉज यू आर अ ब्रोकरेज फर्म, तो ऑनेस्टली हम इस पे इतना रखते नहीं हैं ट्रैक। वो म्यूचुअल फंड्स में जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से शरिया कंप्लाइंट हैं जिसमें हम रख सकते हैं। इन जनरल अगर आप देखें, अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक, तो लॉटकेम इज वन स्टॉक जो डिविडेंड अच्छा पे कर सकता है और कर भी चुका है। ईपीसीएल अब मुझे नहीं लगता, बट कंसिस्टेंट डिविडेंड के लिए अगर केमिकल सेक्टर में कह रहे हैं तो ईपीसीएल भी है, बट ईपीसीएल मुझे नहीं लगता कि ईपीसीएल को इतनी अच्छी अर्निंग्स आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में लॉटकेम इज वन स्टॉक जो आप देख सकते हैं फॉर डिविडेंड्स। और ग्रोथ की टर्म्स में अगर आप पूछ रहे हैं तो आप डेस्कॉन को फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर न्यूज। अभी तो कोई उसकी एक्सपेंशन वगैरह नहीं आ रही, बट इन जनरल दे आर मूविंग इनटू अ वैरायटी ऑफ सेक्टर्स, और टेक्सटाइल से थोड़ा सा दूर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स। तो इधर एक स्टोरी हो सकती है फर्दर आगे जाके, बट नॉट राइट नाउ। रहमान भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, तो अस्सलाम। प्रॉब्ली हो सकता है ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया हो किसी ने। बेसिकली मैंने ये पूछना था कि डेस्कॉन के मार्जिन्स आपको लग रहा है आगे मेंटेन होंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भी थोड़ी सप्लाई आने लग गई है लास्ट फ्यू मंथ्स में। और डिविडेंड आउटलुक आपको डेस्कॉन का कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कंपनी अब रेगुलर डिविडेंड्स की तरफ जाएगी, क्योंकि अर्निंग्स में तो काफ़ी इंक्रीज आ गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर या लास्ट फ्यू ईयर्स? अच्छा, डेस्कॉन में डायरेक्टली कवर नहीं करती, इन जनरल आपको मैं व्यू दे देती हूँ। देखें, मार्जिन्स हो इसके अच्छे कंटिन्यू इसलिए हो सकते हैं कि जो सितारा है ना, सितारा का प्लांट पूरा ही उसमें मसले चल रहे हैं। पहले तो उसकी 2 लाइन्स में मसले थे, अब सारी लाइन्स में मसले चल रहे हैं, और इम्पोर्ट में भी काफी मसले हो रहे हैं। तो बेसिकली फिलहाल तो डेस्कॉन इज द ओनली प्लेयर जो कि पूरा चल रहा है और मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो डेस्कॉन जो है वो अपने हायर मार्जिन मेंटेन कर सकता है। यस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्राइसेस भी बहुत नीचे नहीं आई हैं, दे आर ऑन द हायर साइड। तो यस, ये जो ज्यादा मार्जिन है, पीक मार्जिन शायद ना रहे, लेकिन हायर मार्जिन जो कि शुरू पहले इसके 2 साल पहले ही चले जाएं, अब तो 25-26% के मार्जिन होते थे, तो वो मार्जिन वापस जाते हुए नहीं लगते। मार्जिन विल रिमेन ऑन द हायर साइड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स। तो मार्जिन मुझे ऊपर ही लगते हैं इसके। इसके अलावा भी आप सॉरी कुछ पूछ रहे थे, वो मैं भूल गई। मैं बेसिकली पूछ रहा था, अब अर्निंग्स में तो काफ़ी स्टार्क डिफरेंस आ गया लास्ट फ्यू ईयर से, और और डिविडेंड का आप पूछ रहे बैलेंस थे। शीट भी स्ट्रांग है, तो अब मतलब ग्रुप ऐसा है नहीं कि वो कैश विद होल्ड करें, तो आपका क्या आउटलुक?
जी बिल्कुल डिविडेंड पे कर सकता है। और इसका अब जो, क्योंकि वही होता है ना कि एक कैश बिल्डअप इतना हो जाता है कि उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भाई अगर फर्दर अभी हमें, क्योंकि अभी इसके कोई इतने एक्सपेंशन प्लान्स अभी फर्दर नहीं है, तो अगर नहीं है तो दे कैन गिव आउट डिविडेंड। तो अभी ये कंटिन्यू कर सकते हैं, डिविडेंड्स बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। ये जहीर बात। साहब, जहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो हमें रोज तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी आजकल मोबाइल हाथ में है तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो खोल के देखते हैं कि अभी क्या हो गया क्या हो गया। तो इससे कैसे जान छुड़ाई जाए और कितने अरसे के बाद हमें देखना चाहिए कि 15 दिनों के बाद, भाई, महीने के ये बाद? जहीर भाई, जहीर भाई अगले अगले सेशन में अगले हफ्ते आपको बताएंगे। अब्दुर्रहमान भाई इस पे पूरा एक सेशन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या करना चाहिए इंशाल्लाह। क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज एक अगले हफ्ते तक वेट कर लें। इंशाल्लाह अवैस इंशाल्लाह, भाई बहुत प्लीज गो शुक्रिया। अहेड। अवैस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी थैंक यू। वालेकुम। आपने मुझे अलाउ किया थी कि अभी बात हो रही थी शरिया कंप्लाइंट केमिकल सेक्टर की, तो मैंने उसका ट्वीट कर दिया है इसी रिस्पांस के अंदर, तो जिनको देखना हो तो वो देख सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल था कि जी बाइफो को आप कैसा देखते हैं? उसका एक्सपेंशन भी हुआ है और जो कंपनी जो है उसने मतलब जब से बनी उसने 100% बोनस दे चुकी है अब तक, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? काफ़ी नीचे आई हुई है मगर उसकी ईपीएस जो है वो कम है, और अपने सेक्टर में जो है वो जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है इसकी। थैंक थैंक यू। अच्छा। आपने शायद ये बाइफो का पूछा था, मुझे काफी प्रेशर था आपके बिहाफ पे पूछना था। नहीं मैंने नहीं शायद आपने ही ट्वीट किया हुआ था बाइफो का। नहीं मैंने ट्वीट नहीं किया, मैं तो अभी ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है ठीक है। किसी ने पूछा था तो मैं उतनी देर से कोशिश कर रहा था कि बाइफो का पूछूं। जी सारा प्लीज गो अहेड। अच्छा, बाइफो जो है वो जनरली वैसे इतना वेल कवर्ड स्टॉक नहीं है, तो मैंने भी इतना नहीं देखा हुआ। बट इसका मैं एक लास्ट रिजल्ट देख के आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ। तो तकरीबन 2 रुपये 8 रुपये 60 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अगर मैं करंट जो लेटेस्ट क्वार्टर है ना, अगर मैं उसी को थोड़ा सा ट्रैक करके देखूं, तो बायोफो आप सही कह रहे हैं कि इसका पीई जो है वो अभी उस हिसाब से ये महंगा है। तो मार्केट के पीई से भी इसका ज्यादा करंट पीई बनता है। तो उस हिसाब से जो ये महंगा फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। इसकी फर्दर एक्सपेंशंस वगैरह हैं तो वो फिर मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। नहीं इसकी एक्सपेंशन डन हो गई हैं और इन्होंने जो है ना अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है ना वो खड़ा किया है, जिसकी इनके इंपोर्ट्स जो है ना वो खत्म हो जाएंगे उससे, और इन्होंने जो अपने एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट्स भी डिस्कवर कर रहे हैं लाइक अफ्रीका और दूसरे मार्केट्स। तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया मगर पी ये ऑलवेज जो है 20 की पी पे ट्रेड करता रहा है, इसका एक हिस्ट्री रहा है। अब जी अभी तो ये 7-8 के जी पी पे बनता है, अगर मैं जी करंट एग्जैक्टली। वो भी देखूं तो यू आर राइट। बट ये है कि इस पे क्योंकि मैं फर्दर कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगी कि मेरी इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट तो सही। गुल बरकत साहब प्लीज। सारा चलो 2 मिनट और देते हैं फिर वाइंड अप जी करते हैं। गुल सोच बरकत साहब। कर लेंगे। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आईपीसीएल और इन सब से हट के है। कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले एंग्रो ने अनाउंस किया था पेट्रोकेमिकल प्लांट का, तो पीपी और पॉलीथिलीन वगैरह बनाना चाह रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास सर? थैंक यू। नहीं सर, फर्दर अब उसके बाद तो कोई अपडेट नहीं है। वो अनाउंस ही हुआ था और उस पे ही बातें चल रही थी, क्योंकि एंग्रो के पास काफी कैश पड़ा हुआ था और वो कैश ब्लीड ही कर रहे हैं मुसलसल। तो दे शुड हैव गॉन इनटू द प्लांट थिंग। बट सर मसला ये कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और प्लांट भी लगाना कोई आसान काम नहीं है। सो इसके लिए काफी अभी जितना मुझे याद है कुछ 1 साल पहले या 6 महीने पहले ये आया था कि इसकी स्टडी चल रही है। लेकिन अभी ये बहुत ही इनिशियल प्रोसेस में, अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी तो इसकी फीजिबिलिटी और स्टडी यही सब चल रही है। तो वो प्लांट लगाना और ये सारा प्रोसेस जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पे अभी कोई फर्दर जो रिसेंटली कोई डिटेल नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन आई है कंपनी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अरशद साहब, मोहम्मद अरशद महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम। खिज़र साहब बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है। मैं भी एक्चुअली यूएई से हूँ,
लेकिन अब मैं पाकिस्तान में छुट्टियों पे आया हूँ। तो मेरा मैम से क्योंकि टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली सवाल पूछ लेता हूँ। मेरा मैम से एक सवाल है कि आप काइंडली मुझे बता दीजिए कि बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स कौन सी एक कंपनी है जो आपकी फेवरेट है फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर। कौन सी एक कंपनी है जिसे आप अपनी फेवरेट कंपनी कहती हो? बस यही सवाल है। थैंक यू। केमिकल्स में पूछ रहे हैं सर? केमिकल्स में ही पूछ रहे हैं ना? जी जी मैम, केमिकल, क्योंकि हम लोग केमिकल पे बात कर रहे हैं तो केमिकल सेक्टर से ही पूछ ठीक रहा है हूँ। जी। अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म है और आप होल्ड करना चाहते हैं कि मैं मतलब 4 से 5 साल होल्ड करूं और बैठा रहूं, मतलब के मतलब एक फिक्स जो है वो मुझे डिविडेंड अमाउंट या इस तरह से एक रिटर्न फिक्स मिलता रहे, तो मुझे 2 कंपनीज लगती हैं, आर्क्रोमा और आईसीआई, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। जो 2 कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म में आप लेके बैठ सकते हैं, जो कि रिलेटिवली आईसीआई भी एक जायंट है और रिलेटिवली जो है वो, क्योंकि इसमें ज्यादा सेगमेंट्स है तो सेफर भी है, और इसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं मुसलसल। आर्क्रोमा जो है वो डिविडेंड देता है, तो आर्क्रोमा आप रख के उस पर एक सेफ रिटर्न भी बना सकते हैं और डिविडेंड भी उसका खा सकते हैं। तो ये 2 कंपनीज मुझे लगती हैं। आपने एक पूछी थी बट मुझे ये दोनों सही लगती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। या वर्क। मुर्तजा आपका अर्जेंट क्वेश्चन है तो अभी कर लें, वरना फिर मुझे बता दें, मैं पूछ के सारा से बता दूंगा, क्योंकि हम फीलिंग नहीं अ खिजर बिट भाई, अंडर प्रेशर। जी जी खिजर भाई, मेरा क्वेश्चन वो बाइफू का था, वो ऑलरेडी हो गया है तो इट्स ओके। चलें चलें ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैं उनका क्वेश्चन नहीं ले पा रहा। मैंने प्रॉमिस किया था सारा को 9 बजे क्लोज करना है, और यहाँ मुझे भी रिमाइंडर मिल रहे हैं, मैंने बच्चे को लेने जाना है स्कूल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। सर अगर कोई ताहा, एडिशनल आपका भी बहुत क्वेश्चन हो बहुत तो आप शुक्रिया। मुझे बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वो आंसर कर दूंगी जरूर। ठीक है, परफेक्ट। आई विल बी द ब्रिज फॉर दोज। थैंक यू वेरी मच, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, और माजरत अगेन जिनको मैं दोबारा ले नहीं सका माइक पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।